हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला। मेक लर्निंग स्मार्ट एंड easy. Guys, this is our new educational YouTube channel for school students and who are preparing for competitive exams. इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स NCERT के मिलेंगे। प्लेलिस्ट वाइज सारे सब्जेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में रेडी है। मैं हूँ गीता नायक और मैं आप सभी को क्लास 8 NCERT सोशल साइंस जियोग्राफी पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जो होगा लैंड के ऊपर। ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट में हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में सॉइल और वाटर के बारे में, थर्ड पार्ट में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, टिल द एंड तक बने रहिएगा ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे वो थोड़ा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये सारा रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स क्यों पढ़े, नीड ऑफ द स्टडी ऑफ रिसोर्स वो उसको जाना था। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में जाना था, जिसमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लास्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सभी को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लैंड। लैंड क्या है, वो भी हमारा एक रिसोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसी के ऊपर बाकी सारा रिसोर्सेज पाया जाता है। ओके, तो लैंड और सॉइल में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, सॉइल क्या होता है, लैंड का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसका एकदम थोड़ा सा पार्ट होता है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। लैंड बहुत बड़ा वास्ट चीज़ होता है, उसका पार्ट है सॉइल। ओके, और सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होते हैं। वेदरिंग बोल के एक प्रोसेस, वो इस चीज़ को, सॉइल को बनाता है। फिर ऊपर का जो लैंड का जो ऊपर सॉलिड का पार्ट होता है, वही बेसिकली कुछ प्रोसेस के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सॉइल बोलते हैं। तो डेफिनेटली गाइस, ये याद रखिएगा, लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है। सॉइल सिर्फ लैंड का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे हम सॉइल बोलते हैं, और इन डिटेल सॉइल को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है। अब आज का इस वीडियो में हम सिर्फ लैंड को इन डिटेल जानेंगे, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्स, अब वाटर देखिए, फॉरेस्ट देखिए, मिनरल्स देखिए, सारा जो रिसोर्सेस है वो लैंड के ऊपर ही तो पाया जाता है। तो हमें लैंड को पहले अच्छे से जानना पड़ेगा। तो आप अपने किताब में देखिएगा कि ये जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है 2 कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर है जो अफ्रीका तांजानिया में मम्बा रहती है, और एक लड़का रहता है पीटर नाम का, जो न्यूजीलैंड में रहता है। अब इन दोनों का लाइफस्टाइल के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर लैंड का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है वो देखिए, वो पढ़िए। पहला जो कैरेक्टर है हमारा मम्बा, जो अफ्रीका तांजानिया में रहती है, उसका लाइफ कितना टफ़ है, क्योंकि वो जो जगह पे रहती है वो रॉकी लैंड है। ठीक है, रॉकी लैंड मतलब जहाँ पे रफनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है, ऊंचा नीचा ऐसा होता है लैंड। प्लेन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, वाटर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। वाटर नहीं मिलने के वजह से उसे सुबह जल्दी उठ के बहुत दूर जाना पड़ता है वहाँ से पानी लेके आने के लिए, और आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर माम्बा का जो फादर है, उनके पास थोड़ा सा लैंड है जो बेसिकली रॉकी लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मेज़ मतलब भुट्टा और बीन्स का कल्टीवेशन करते हैं। उसका जो भाई है वो गोट्स का देखभाल करता है। ऐसे करके सभी कोई छोटा छोटा कुछ ना कुछ करके अपना लाइफ गुजारने का इनकम करते हैं, मतलब उनका यही जीविका जीने का तरीका है, और इसी से वो लोग खाते पीते हैं। और ये सब करने के बावजूद भी उनका पूरा जो साल में ठीक से खाना नहीं मिलता है। ओके,
दूसरे साइड में आप पीटर को देखिए जो न्यूजीलैंड में रहता है, और वहाँ का जो टेरेन है वो बिल्कुल प्लेन जैसा होता है। ओके, प्लेन रहने के वजह से क्या होता है, वो भी ऊपर हाइट हाइट वाला जगह पे होता है, लेकिन फिर भी उसमें रफनेस नहीं होता है। और वो उनका जीवन मतलब जीविका का जो ऑप्शन है वो है सीप का, वो देखभाल करते हैं। सीप मतलब जो भेड़ होते हैं, जिससे हम ऊल को गैदर करते हैं ना, वो सीप से। ऊल हमें कहाँ से मिलता है, सीप से ही तो मिलता है, सीप का ही तो बाल है। तो वो सीप को देखभाल करते हैं उसका अंकल, और वहाँ से वो लोग एक ऊल का फैक्ट्री चलाते हैं, जहाँ पे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऊल को निकालते हैं। तो उनका लाइफ स्मूथ चलता है, उनका लाइफ में उतना कोई तकलीफ़ नहीं होता है। उसके साथ साथ वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, फ्रूट्स कल्टीवेशन करते हैं। तो देखा जाए तो पीटर मोटा मोटा तरीके से बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरे साइड में ही मम्बा का लाइफ बहुत टफ़ है। अब ये सब कौन डिटरमाइन कर रहा है, थोड़ा सा आप चेक करो। वो लोग जो जगह पे रह रहे हैं, वो जगह का हाइट कैसा है, अंड्यूलेशन, रफनेस, मतलब जो एबड़ खाबड़ जो नेचर होता है लैंड का, वो डिटरमाइन कर रहा है, स्लोप डिटरमाइन कर रहा है। ओके, अब ये हाइट के साथ हमारे क्लाइमेट का भी रिलेशन होता है। आप देखे होंगे हिमालय के ऊपर बर्फ़ क्यों गिरता है, क्योंकि हम जितना नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, कम होने लगता है जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, बर्फ़ गिरता है। तो देखिए वो जो लैंड है उसका हाइट भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा लाइफ कितना अच्छा है, स्मूथ है, कितना टफ़ है, ये सब डिटरमाइन करता है हमारा लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ लैंड रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट है, आवर लाइफ स्टाइल इज़ डिटरमाइंड बाई लैंड। लैंड हैज़ few features which directly influence our life, that is ruggedness, slope, height, soil water logging etc. ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 पिक्चर देखिए, ये मैंने लैंड का कैसा रूप चेंज हो रहा है जगह के साथ साथ। ये जो पहला वाला है ये हमारा डेज़र्ट का दिखाया जा रहा है। वहाँ पे देखिए लैंड कैसा है, चारों तरफ सिर्फ सैंड और सैंडी बिछा हुआ है। फिर फॉरेस्ट जो पेड़ है उन्हें पानी नहीं मिलने की वजह से पत्ता नहीं होता है, सूखापन रहता है हर जगह पे। फिर ये वाला देखिए, इसको हम बोल सकते हैं जो भी इंडो गैंगेटिक प्लेन के सराउंडिंग रहते हैं, उस जगह को हम बोल सकते हैं जहाँ पे पौधा इजीली निकल आता है, क्योंकि उस जगह फर्टाइल होता है, मिट्टी वहाँ का अच्छा होता है, इसी वजह से वो कोई भी पौधा निकल के आ सकता है। और कहीं पे अगर कोई लैंड का फर्टिलिटी पावर अगर अच्छा है तो हम इंसान उसी के आसपास रहने लगेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया है एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी। सर्विस सेक्टर की तरफ फ़िलहाल वो मूव कर रहा है, लेकिन बेसिकली अभी भी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन जीने का जो क्या बोले जो तरीका है, मतलब जहाँ एक एक जीविका होता है ना, तो वो जीविका मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, दूसरे भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसीलिए ये बहुत मैटर करता है, फर्टिलिटी पावर ऑफ द सॉइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ये देखिए, ये सूखापन मतलब ड्राउट प्रोन एरिया बताया जा रहा है। ऐसे इंडिया में बहुत जगह है जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए ऐसा ड्राउट का कंडीशन आता है। जैसे महाराष्ट्र में लातूर नाम का एक जगह है, वहाँ पे ऐसा ड्राउट कंडीशन दिखाई देता है। इसी वजह से लैंड देखिए, वहाँ का लैंड कैसा कितना बड़ा बड़ा फ्रैक्चर आ गया है यहाँ पे। और ये थर्ड है रॉकी, जहाँ पे मम्बा रहती है, आप बोल सकते हो। कैसा देखिए अनड्यूलेशन कैसा है, और हाइट ये हाइट तो बहुत है ही। स्लोप देखिए, ये वाला स्लोप भी है, मतलब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, उसको जब हम जोड़ेंगे तो एक ढाल जैसा आएगा, उसे स्लोप बोला जाता है। और कोई जगह अगर डिप्रेशन है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकता है, पानी जम सकता है। ओके, तो इस चारे पिक्चर में बेसिकली मैंने यहाँ पे लैंड का डिफरेंट रूप को दिखाने के लिए ये सारा फ़ोटो को यहाँ पे लगाया है।
अब देखिए लैंड को बेसिकली कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक माउंटेन लैंड में डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड प्लेटू में, फिर हम प्लेन में, फिर डिप्रेशन में। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। मतलब हमारे पूरे दुनिया में जितना पॉपुलेशन है, जितना लोग है, उसका 90% लोग रहते हैं 30% एरिया में। 90% लोग रहते हैं 30% एरिया में। ओके, और बाकी का जो 10% लोग हैं वो रहते हैं 70% एरिया में। समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज़्यादा है। तो 10% जो लोग रह रहे हैं वो 70% एरिया में स्पार्सली पॉपुलेटेड रहते हैं। मतलब एक घर से दूसरे घर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम स्पार्सली पॉपुलेटेड बोलते हैं। कोई कहाँ पे भी घर बना लिया, फिर कोई दूसरे बहुत किलोमीटर दूर पे घर बना लिया, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। या फिर क्या होता है, अनइनहैबिटेटेड, मतलब वो जो 70% एरिया है उसके ज़्यादातर पार्ट में कोई लोग ही नहीं रहते हैं। तो हमारा 90% का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 30% एरिया पे ही होते हैं। ओके, अब गाइस हम लैंड यूज़ के बारे में जानते हैं। It simply implies use of land for agriculture, forestry, mining, building, house, industry, road, etc. Land use pattern determined by topography, soil, climate, water and mineral availability, population and technology, etc. लैंड यूज़ मतलब क्या? पहले हमने लैंड को जाना, व्हाट इज़ लैंड, लैंड का बारे में सब कुछ देखा। अब हम उसी लैंड को किस किस पर्पस में यूज़ करते हैं, हम इंसान किस किस तरीके से लैंड को यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, या तो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, या तो फॉरेस्ट्री में, या तो माइनिंग के लिए, माइनिंग करके उस जगह का जो मिनरल्स है निकालने के वजह से वो जो लैंड है उसका रूप ही हम चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर बिल्डिंग बनाने के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रास्ता बनाने के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब ये जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं ये किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है? पहले ही बोला है मैंने, टोपोग्राफी के ऊपर, मतलब वो जो जगह है वो उसका जो अनड्यूलेशन है, मतलब एबड़ खाबड़ जो नेचर है उसके ऊपर। सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल के भी पहले ही मैंने बताया कि जो जगह पे जो सॉइल का फर्टिलिटी ज़्यादा है, उर्वरता पावर ज़्यादा है, मतलब उस जगह पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब इंसान का नेचर है कि जहाँ पे उसे पानी मिलेगा और जो लैंड फर्टाइल लैंड है उस जगह पे वो अपना घर बना लेता है। तो उसे अगर कहीं जगह पे कोई फर्टिलिटी लैंड मिल रहा है तो उस जगह को हम एग्रीकल्चर में लगा लेते हैं, उसके आसपास हम अपना घर बना लेते हैं। तो सॉइल कंट्रोल कर रहा है हमारा लैंड यूज़ को, हम कैसे लैंड को यूज़ करें। फिर क्लाइमेट है, क्लाइमेट का भी मैंने बोला है पहले। फिर वाटर एंड मिनरल अवेलेबिलिटी है, कौन सी जगह पे वाटर मिल रहा है, कौन सी जगह पे मिनरल अवेलेबल है, उस जगह का लैंड यूज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मेन जो है सब कुछ कर कौन रहा है, हम इंसान, पॉपुलेशन, वो एक मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर है। और टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से तो अभी हम सब कुछ कर पा रहे हैं। जैसे कि हम माउंटेन में इन जनरल कल्टीवेशन नहीं कर पा सकते हैं, क्यों? उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कल्टीवेशन कैसे करेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट भी हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है। अगर आप कभी ट्रैक पे गए हो तो समझ में आएगा कि चढ़ने में कितना पावर चाहिए, हमारे फिज़िकल पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम माउंटेन में भी ये कर पा रहे हैं, कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। कैसे? एक कॉन्टूर फार्मिंग बोल के एक टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से हम करते हैं। फिर हम स्टेप कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जो वो
खड़ाई है वहाँ पे थोड़ा सा हमने काट के उस जगह को थोड़ा सा फ्लैट बना दिया, फिर एक सीढ़ी जैसा थोड़ा सा ऊपर गए, फिर से हमने उसे काटा, फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ऐसा स्टेप बना बना के भी अभी कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि टी गार्डन्स बहुत पाया जाता है ऊपर के साइड में, हाँ, माउंटेन के एरिया में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और टी के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम होना ज़रूरी है। तो ऐसे करके कॉन्टूर फार्मिंग आया है, स्टेप फार्मिंग आया है, और भी बहुत बहुत कुछ आया होगा। और अब पहले जो हम माउंटेन में चढ़ नहीं पाते थे, मतलब जो लोग जिनका घर माउंटेन में है, आप सोचो उन्हें मतलब दूसरे जगह जाने में कितना तकलीफ़ होता होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, माउंटेन के चारों तरफ से गोल गोल रास्ता बना बना के हम दूसरे जगह से कनेक्टिविटी पा रहे हैं। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी के मदद से हम लैंड का जो यूज़ है उसको हम डे बाय डे चेंज कर रहे हैं। साइड में एक पिक्चर दिया गया है, उसे देखिए, दैट इज़ सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया। इस जगह का लैंड यूज़ को देखिए, ये जो नीला कलर का है, यहाँ पे हमारा रिवर जा रहा है, ये पूरा सेटलमेंट का एरिया है, ये एग्रीकल्चर का एरिया है, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये बेसिकली ऊपर से एरियल फ़ोटो से या फिर कहीं ऊपर से हम इस इमेज को गैदर किए हैं और देख रहे हैं कि हम इंसान कैसे लैंड को, एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड को यूज़ करते हैं। Now we will study classification of land use pattern. On the basis of ownership, basically we divide land use pattern in two types. First is private land, second is community or common land. Okay. प्राइवेट लैंड मतलब ये समझ में ही आ रहा होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ कम्युनिटी या फिर कॉमन लैंड बहुत टाइप का होता है। जैसे कि आपके घर के पास जो प्लेग्राउंड है उस पर किसी का एक का हक नहीं होता है, वहाँ पे हम सभी कोई जाके खेलते हैं, तो वो हमारा कॉमन लैंड प्रॉपर्टी हो रहा है। ओके, तो ये प्राइवेट लैंड एंड कॉमन लैंड का क्लासिफिकेशन होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। टाइम के साथ साथ कैसे जो लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड है, आप खुद का घर ही देखो, वो लैंड अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उससे पूछो, देखो कितना चेंजेस आया है, उसका जो रूप है, उसका जो फॉर्म है, वो टाइम के साथ साथ कितना चेंज हुआ है, उसको यहाँ पे अब बोला जाएगा। और ये किसकी वजह से चेंज होता है, हम इंसानों का डिमांड के वजह से चेंज होता है। हम ही अपना चाहिदा के लिए लैंड को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर को, ये आपके बुक से लिया गया है। ये एक लैंड है, ये सेम ही लैंड है, ओके। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में जो लैंड दिया गया है सेम लैंड है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ कैसे वो जगह चेंज हो रहा है। पहला पूरी तरीके से ये रूरल एरिया, ये छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, देखिए, ठीक है, ये कल्टीवेशन करने के लिए जा रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद ये यहाँ पे कंक्रीट का, सीमेंट का घर बनने लगा है। रास्ता देखिए, कच्चा रोड है ये, ओके। अब ये थर्ड में देखिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मोड्स आ रहा है डिफरेंट। फिर ये पक्का रोड बन रहा है, घर एकदम कंक्रीट का पक्का घर बन रहा है। और ये है एकदम अर्बनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है, जैसे कि हमारा मुंबई कोलकाता ऐसा है, पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा लग रहा है। तो यही टाइम के साथ साथ ये जगह है, कैसे वो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशंस हम देखेंगे। डिमांड ऑफ पीपल ग्रोइंग, हमारा इंसानों का जो डिमांड ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करने के वजह से दो चीज़ें हो रहा है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से इंसान ज़्यादा हो रहे हैं। अब इंसान ज़्यादा होने का मतलब हो रहा है कि उन्हें तो खाना देना है ना, खाना खाने के लिए हमें तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब एग्रीकल्चर जो पहले कुछ लैंड में लिमिटेड था, 100 पॉपुलेशन था सपोज़, वहाँ पे कुछ लैंड में वो हो जाता था, अब वहाँ पे 1 लाख हो जा रहा है पॉपुलेशन। तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो जगह पे फॉरेस्ट था उस जगह को काट के अब उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है। और अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है।
ओके। हम जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे काट के बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। हॉरिजेंटली अभी पॉपुलेशन को घर देना प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में जाएंगे तो देखिएगा टॉल टॉल बिल्डिंग्स है, वो क्या है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। एक छोटे से लैंड के ऊपर इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे ही कर कर के हम क्या, हमारा क्या हो रहा है, हमारे डिमांड की वजह से, इंसानों का डिमांड की वजह से एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है। अब ये दो चीज़ होने के वजह से थ्रेट्स आ रहा है, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। वो थ्रेट कैसे कैसे आ रहा है, एज अ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब वो जगह ख़राब हो जा रहा है। मतलब अगर आप कहीं पे माइन करोगे, कहीं पे कोल निकालने के लिए आप गड्ढा कर करके माइन कर करके अंदर जा रहे हो, अब वो जो गड्ढा हो के मतलब आप निकाल के सब कुछ ऊपर ला रहे हो, कोल या फिर कुछ भी, तो वो जो गड्ढा है वो क्या है, आप उसको फिल नहीं कर रहे हो, उसके अंदर तो मिट्टी नहीं है, कुछ भी आप डाल के उसको फिल नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, लैंड वहाँ का नीचे धंस जा सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रानीगंज दुर्गापुर जगह में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड स्लाइड भी होता है, लैंड कहीं का धंस के नीचे गिर जाना, उसे भी बोला जाता है। फिर सॉइल इरोशन होता है। आप जहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पौधे को काट रहे हो, अगर उस जगह पे पौधा रहता तो क्या होता, उसका जो जड़ है वो नीचे मिट्टी को एकदम अकड़ के पकड़ के रखता। लेकिन आप काट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ का मिट्टी लूज़ हो जा रहा है। लूज़ होने के वजह से उस जगह में सॉइल का इरोशन हो रहा है। ओके। दूसरा जो एनर्जी होता है, रिवर, विंड, ये सारा इजीली उस जगह का मिट्टी को दूसरे जगह में हवा के मदद से, पानी के मदद से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाके फेंक सकता है। अगर वहाँ पे कुछ पौधे होते तो इतना इजीली वो नहीं लेके जा पाता था, लेकिन अभी नहीं है, इसीलिए वो इजीली उसे लेके जा सकता है। इसी वजह से सॉइल इरोशन होता है। डिज़र्टिफिकेशन मतलब, डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सैंड पाया जाता है, वहाँ पे सॉइल नहीं होता है, मिट्टी नहीं होता है, चारों तरफ सैंड होता है। तो ऐसे ही आप पौधे काटते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो डेज़र्टिफिकेशन मतलब ये जो डेज़र्ट है, ये अपना जो साइज़ है धीरे धीरे बढ़ाने लगेगा, दूसरे चारों तरफ वो फैलने लगेगा। ठीक है, और डेज़र्ट होने का मतलब क्या होता है, लाइफ बहुत टफ होता है। आप देखे होंगे, राजस्थान से आप फैमिलियर ही होंगे। तो ये है हमारा डेजर्टिफिकेशन का पॉइंट। तो ये सारा गाइस लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। अब हमने लैंड का ज़्यादा यूज़ करके, अब बोले तो एक तरीके से उसे ख़राब कर ही दिया। अब पॉइंट आता है कि कंज़र्व कैसे करें। कंज़र्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही आएगा। कंज़र्व करने के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ losing these natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. ये सभी कुछ गाइस मैंने पहले बोला है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं कि कंजर्व करने का तरीका क्या क्या है। पहला है एफॉरेस्ट्रेशन, सेकंड लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ये सारा मेथड्स है, ये सारा मेथड को यूज़ करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब वन बाय वन थोड़ा देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमारा डिमांड ज़्यादा है, खाना का डिमांड ज़्यादा है, क्रॉप्स का डिमांड ज़्यादा है, इसी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड को फॉरेस्ट की जगह पे लगाना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जहाँ पे रहता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड हमें रखना पड़ रहा है, उस जगह को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट को वहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि ठीक है आप एग्रीकल्चर करो, लेकिन आपका जो बाउंड्री है एग्रीकल्चरल लैंड का, उसके चारों तरफ आप बड़े बड़े पेड़ लगा दो। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक भी, आप अगर कुछ केले के झाड़ लगाओगे, कुछ और झाड़ लगाओगे तो क्या होगा, उससे आपका इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदा होगा और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि
पेड़ होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये हमारा एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है। फिर लैंड रिक्लेमेशन, मतलब जो लैंड ख़राब हो गया है, मतलब अगर आप उड़ीसा के साइड में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि मिनरल्स निकालने के वजह से बहुत वास्ट एरिया ऑलरेडी डिग्रेडेड हो गया। देख के ही लग रहा है कि वो ख़राब, मतलब इतना अंदर तक हम डीप में जाके मिनरल्स निकालने के लिए वो लैंड को पूरी तरीके से ख़राब कर चुके हैं। तो तरीका निकालो वो लैंड को पुनरुद्धार करके कैसे आप उसका कुछ अच्छाई कर सकते हो, भलाई कर सकते हो। फिर क्या है, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इसका भी वजह ये होता है कि क्रॉप्स को दूसरे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, लेकिन वो लिमिटेड करना चाहिए। वो हार्म करता है उस जगह का जो सॉइल है, उसका फर्टिलिटी पावर को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। तो ये चीज़ हमें रेगुलेट करना पड़ेगा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ को। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अभी उतना मतलब अभी डिमांड में थोड़ा आ रहा है, लेकिन बेसिकली अभी भी कोई उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग करता नहीं है। तो हम जो भी रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उसका यूज़ को भी रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के वजह से आप ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर उस जगह का जो सॉइल है वो कुछ भी प्रोडक्शन ना कर पाए। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना है और फर्टिलाइज़र का यूज़ को रिड्यूस करना है। फिर ओवर ग्रेजिंग। अब एनिमल हस्बेंडरी की वजह से, मतलब पशुपालन के वजह से आप कहीं पे भी बहुत काव को या फिर गोट्स को छोड़ देते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होता है और वहाँ का जो नेचुरल सेटिंग है, जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसे भी थोड़ा चेक करना है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल करना है। तो ये सारा तरीका है कोई भी लैंड रिसोर्स का कंजर्व करने के लिए। तो गाइस, आज हमने क्या पढ़ा है क्विकली देख लेते हैं। टुडेज समरी, लैंड के बारे में पढ़ा है। लैंड होता क्या है? बेसिकली लैंड होता है कोई भी जगह का जो हाइट है, उसका जो स्लोप है, उसका जो अंड्यूलेशन है, टोपोग्राफी है, ये सभी को मिला के हम लैंड बोलते हैं। लैंड और सॉइल में डेफिनेटली डिफरेंस होता है, वो भी हमने कवर किया है। फिर हमने लैंड यूज़ के बारे में जाना है, मतलब जो लैंड है वो हम इंसान कैसे यूज़ करते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न, क्या क्या फैक्टर्स है जो उस लैंड को यूज़ करने में इम्पैक्ट करता है, वो सभी जाने हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज़ पढ़े हैं, जिसमें प्राइवेट एंड कॉमन या फिर कम्युनिटी लैंड आया है। फिर चेंजेस इन लैंड यूज़ पढ़ा है। 4 पिक्चर के मदद से कैसा इवोल्यूशन आता है लैंड का, वो जाना है। फिर लास्ट में हमने लैंड कंजर्वेशन के बारे में जाना है। गाइस, ये शायद बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा लाइफ लैंड के कंट्रोल में है। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो एकदम पहाड़ी रीजन में जाएंगे ना, उनके लाइफ के साथ खुद का लाइफ कंपेयर करिएगा। आपको ये 2 एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूजीलैंड या फिर तांजानिया, अफ्रीका, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में ही देखेंगे, हमारी ज़िंदगी, हम प्लेन लैंड में रहते हैं, और जो लोग उस जगह पे रहते हैं एकदम मिडिल पार्ट में, छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनका लाइफ कितना टफ़ होता है। एक मूवी होगा, हो सके तो देखिएगा, माझी द माउंटेन मैन। वहाँ पे एक रियल लाइफ स्टोरी बोला गया है दशरथ माझी का, जिसमें उनकी जो वाइफ होती है वो उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस जगह पे पानी नहीं मिलता है। वो जो विलेज है चारों तरफ से गाँव से घिरा हुआ है, ओके, सॉरी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो पानी लेने के लिए पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, इसी वजह से उनका डेथ हो जाता है। और इसी के वजह से उनका जो हस्बैंड होते हैं दशरथ माझी, वो पहाड़ के बीच से खुद से अपने दम पे वो रास्ता बना लेते हैं, खोद के। तो ये सब अगर देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो समझ में आएगा ये सब रेलिवेंट चीज़ होता है, और ये पढ़ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हमने लैंड को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 पार्ट आएगा, उनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सके तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम में एंड फेसबुक में भी। ओके गाइस, टाटा, बाय बाय।